गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने लास्ट क्लास में बात की थी अबाउट वेरियस क्वेश्चंस ऑफ टॉर्जन और शियर स्ट्रेस की। टॉर्जन के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो प्रीवियस ईयर में आपके आ रखे हैं। ठीक है, हमने काफ़ी कंसेप्ट की वहाँ बात की और जहाँ पे हमारा निकल के आया दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला वॉज योर प्योर टॉर्जन इक्वेशन, दैट इज टाउ डिवाइड बाई आर इक्वल टू टी डिवाइड बाई आई पी इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये मेरे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया। घुमा फिरा के इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आपको थीटा निकालना हो, शेयर स्ट्रेस निकालना हो, आपको प्रोपोर्शनैलिटी निकालना हो कि क्या चीज़ किससे प्रोपोर्शनल है, हमें सारी टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। दैट इज इट। ठीक है, एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। आज हम बात करने वाले हैं द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अबाउट कॉलम्स। पहले बात करेंगे कॉलम्स की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉलम्स में आ रखे हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम लास्ट फ्यू टॉपिक्स जो हमारे बचेंगे दैट इज थ्योरी ऑफ फेलियर्स। उसके बाद हमारा जो स्प्रिंग्स का थोड़ा बहुत पार्ट रहता है दैट इज विल टेक। ठीक है, इसके बाद आपकी एक और क्लास होगी एंड योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक विल बी फिनिश्ड। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो यू कैन आस्क मी। ओके, एंड यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम पेज ऑल्सो, यू कैन आस्क मी ऑन फेसबुक पेज ऑल्सो। वहां पे मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, दोज गाइज हु आर न्यू टू द क्लास, जो नए आए हैं इस क्लास के अंदर, दे शुड नो अबाउट मी। माय नेम इज अविनाश कुमार। आई हैव secured all India rank 4 in SSC JEE 2017 and secured all India rank of 225 in GATE 2017. Apart from this, I have qualified 2 times ESE means, 2 times मैंने इंटरव्यू दे रखा है ESE मेंस का। ठीक है, ये तो बात होगी। दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम बीटेक फ्रॉम NIT Jaipur and from last 2 years I have been guiding for all the technical exams that are happening in the India. All the mainly subjects I am dealing with is this. And yes, those students who are going for plus subscription, जिनको स्ट्रक्चर्ड क्लास सारी की सारी टेस्ट सीरीज क्या बेनिफिट्स हैं उसके, क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। बट दोज हु वांट टू ऑप्ट फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, those who want to take plus subscription and want to join with me, they can use this code Avinash11 and you will get 10% off on all Unacademy plus subscription, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। These are the various benefits of plus subscription: live classes for those who are new to the syllabus, those who are revising they can join crash courses, those who appeared in the last test but want to increase their rank they can join rank improvement batch। तो हर टाइप के बच्चे के लिए वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट पूल ऑफ फैकल्टीज दैट इज अवेलेबल इन द कंट्री। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इंग्लिश बैचेस, हिंदी बैचेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड वीकली टेस्ट भी हैं जो आप लोगों का इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। What is the step you can go for is you have to pick a goal, whether it is any PSC, state PSC, SSC, GATE, and whatever you are going for. Just pick that goal, go and click get subscription, pick the time period like 12 months, 24 months, and just apply this code Avinash11. Apply this code Avinash11 and you will get 10% off and you can connect with me directly until the end of the examination. And if you calculate this value, यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिख रही है, दिस इज वेरी मीगर। इफ यू कैलकुलेट पर डे वैल्यू इट विल कॉस्ट लेस देन द 4 times टी कॉस्ट दैट इज कॉस्टिंग यू। हम 4 बार चाय पीते हैं बाहर जाके, दैट कॉस्ट यू अराउंड 40 रुपीज। इफ यू कैलकुलेट 24 मंथ्स का आप पर डे कैलकुलेशन करेंगे दैट विल कॉस्ट लेस देन दैट। तो I think this is a very fair investment for your future. What is the payment method? There are various payment methods are available like credit cards, debit cards, and all are available. Along with this, there are EMI options also. You just go through these things and you just need to apply the code Avinash11 and you will get the maximum discount that is possible. This is the Telegram page that we have and this is the Facebook page जहाँ आप लोग कनेक्ट होके यू कैन आस्क योर क्वेरी, यू कैन डिस्कस विद अदर फ्रेंड्स। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है एग्जाम से रिलेटेड, क्या पेपर रहेगा, क्या चीज़ आपको डिस्कस करनी है, यू कैन ज्वाइन दीज थिंग्स एंड यू कैन कनेक्ट विद अदर पीपल ऑल्सो। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर दैट कैरी एक्सियल फोर्स। वो
आपका मेंबर, स्ट्रक्चरल पार्ट का वो मेंबर जो आपका एक्सियल फोर्स बियर करता है, उसको हम बोलते हैं कॉलम। उसको हम बोलते हैं कॉलम। अब कॉलम के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? कॉलम के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि हमको एक पर्टिकुलर लोड कैरी करना है, या फिर हमारे पास एक कॉलम है, हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितना लोड कैरी कर सकता है। We know the type of material that it is, we know the moment of inertia of that particular object, we know various things। तो हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज अवेलेबल है जो आपको कैलकुलेट करके देंगी लोड की वैल्यू। द फर्स्ट वन इज यूलर्स थ्योरी। फर्स्ट वन इज यूलर्स थ्योरी। This can be used for the column that is long column. It is used for long columns. अब long column का क्या मतलब है? Long column का मतलब ये है that is having high value of slenderness ratio. High slenderness ratio. अब ये slenderness ratio क्या होता है ये समझिए. This is denoted by lambda that is equal to effective length divided by least radius of gyration. Least radius of gyration. What is radius of gyration? Is a divided by p. So the lambda can be calculated L effective divided by r. अब ये L effective का क्या माजरा है? डिपेंडिंग अपॉन द एंड कंस्ट्रेंट्स, कि आपके एंड कंस्ट्रेंट्स किस तरह के हैं उसके हिसाब से आपका इफेक्टिव लेंथ चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, इफ बोथ एंड इज हिंज्ड, if both end is hinged, L effective equals to L. If one end is hinged, other end is fixed, L effective is equals to L by root 2. If both end is fixed, L effective is equals to L by 2. If one end is fixed, other end is free, L effective equal to 2L. तो वेरियस आपके एंड कंडीशन के हिसाब से आपके इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू चेंज होती है। And according to Euler's theory, the value of buckling load, Euler's buckling load is given by pi square EI divided by L effective का square. This is the value of Euler's buckling load. This is the value of Euler's buckling load. क्लियर है? यूलर्स लोड आपको 4-5 ये ध्यान रखनी है यूलर्स थ्योरम के अंदर, दैट इज इट इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग कॉलम्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द यूलर्स बकलिंग लोड? व्हाट इज द एप्लीकेशन? आपके इफेक्टिव लेंथ की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है इन द कॉलम डिजाइनिंग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कॉलम्स, जिसके अंदर आप यूलर्स थ्योरम के अंदर आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज that what are the various assumptions that is taken in the Euler's theory of buckling. The various assumptions that are taken are, अगर मैं फटाफट से assumptions की बात करूं, then we'll move to the next questions. Assumptions देख लीजिए पहले इसके। कई बार डायरेक्टली आपसे assumptions के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। First of the assumption is that load is acting axially on the object। इससे पहले आपका मटेरियल के ऊपर कमेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो द मटेरियल के ऊपर क्या होता है आपका? द मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड इलास्टिक। तो फर्स्ट अजम्पशन इज मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस and elastic. This is the first of the assumption, that your material is isotropic, homogeneous and elastic. The second assumption is the column is slender. As I told you that this theory is applicable on long columns, I would say the column is slender, that is long and prismatic. इसको हम बोलते हैं slender means long and prismatic. Long and prismatic. Third assumption is column is straight and there is no crookedness in the column. मतलब your column is vertically, so the column is straight. Fourth one is the flexural rigidity is constant in tension and compression. The value of flexural
rigidity is constant in tension and compression, तो मेनली आपके चार एजम्पशन है इन द यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग. फॉर्मूला ध्यान रखना है इसका, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर. एल इफेक्टिव क्या होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. तो दिस इज द मेथड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन फॉर द लॉन्ग कॉलम्स. लॉन्ग कॉलम के लिए क्या डिफाइन होगा आपका बकलिंग स्ट्रेंथ, शॉर्ट कॉलम के लिए डिफाइन होगा आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ. किसी ने लास्ट क्लास जो मेरी हुई थी स्पेशल क्लास में पूछा भी था दैट कि सर क्या मेरा शॉर्ट कॉलम बकलिंग में भी फेल होगा. तो यस, देयर इज सम पार्ट इन्वॉल्व ऑफ बकलिंग ऑल्सो, बट प्रीडोमिनेंट जो उसके अंदर फेलियर क्राइटेरिया होगा दैट इज ड्यू टू क्रशिंग ओनली. और लॉन्ग कॉलम के अंदर जो प्रीडोमिनेंट क्राइटेरिया होगा दैट इज ड्यू टू मेनली बकलिंग. तो बकलिंग की वजह से होता है. ठीक है. And the second theory is applicable for short, long and intermediate columns. तो ये तो आपका मेथड हो गया that is used for mainly long columns. Second method is Rankine's theory. Rankine's theory Rankine's theory is applicable for short column, long column, short column as well as intermediate column. According to Rankine's theory, the failure load P is given by 1 by P is equals to 1 by PE plus 1 by PC. That means अगर P आपका क्रशिंग लोड, P आपका लोड है जिस पे आपका कॉलम फेल हो रहा है, that is combination of both buckling as well as crushing. तो PE का तो मुझे फॉर्मूला पता ही है, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल स्क्वायर एंड PC इज गिवन बाय FC इंटू AC. दिस इज द रैंकाइन्स थ्योरी जो आपका एप्लीकेबल है बोथ लॉन्ग, शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट कॉलम के लिए. अब किस तरीके से एप्लीकेबल है देखिए. नाउ फॉर एग्जांपल सपोज कि आपका जो वैल्यू है PE की बात करें दैट इज पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर. ठीक है. अब जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी दैट मीन्स आपका जब फेलियर क्रशिंग की वजह से होगा तो मेनली जो आपका डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा दैट इज PC. जब आपका बकलिंग फेलियर होगा तो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा PE. तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कॉलम शॉर्ट है लॉन्ग है दैट डिपेंड्स. अब ये कैसे डिफाइन होता है कि आपका कॉलम शॉर्ट होगा लॉन्ग होगा. इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी से भी डिपेंड करता है ये कि वैल्यू क्या रहेगी. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं माइल्ड स्टील के लिए, फॉर माइल्ड स्टील if value of lambda that is tenderness ratio is greater than 89 then this is a long column for the mild steel column. इसी तरीके से अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है. तो ये बेसिक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दिया आपको थ्योरी का, ताकि आपको जो है पता रहे कि आपके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, उसको मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ. वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, बकलिंग लोड फॉर एन एक्सियली लोडेड कॉलम विद बोथ एंड्स फिक्स्ड इज गिवन बाय. यहाँ पे मुझे बोल दिया दैट बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, दैट मीन्स L इफेक्टिव क्या हो जाएगा, L इफेक्टिव इज इक्वल्स टू L बाय 2. बोथ एंड फिक्स मीन्स L इफेक्टिव इक्वल टू L बाय 2. तो बकलिंग लोड की बात करेंगे तो बकलिंग लोड विल बी गिवन बाय पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय L इफेक्टिव का स्क्वायर. दिस इज गिवन बाय 4 पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय L स्क्वायर. आंसर विल बी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसी तरीके से डिफरेंट एंड कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती है. ठीक है, वैल्यूज चेंज हो सकती है. इफ योर एंड इज
हिंज्ड एंड तो आपका एल इफेक्टिव एल हो जाएगा। व्हेन योर वन एंड इज फिक्स्ड अदर एंड इज हिंज्ड तो आपका एल इफेक्टिव एल बाई टू हो जाएगा। उस हिसाब से आपकी बकलिंग लोड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन इज द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कैंटिलीवर कॉलम। कैंटिलीवर कॉलम का मतलब क्या हुआ? कैंटिलीवर बीम क्या होती है? एक एंड फिक्स दूसरा एंड फ्री। कैंटिलीवर कॉलम क्या होगा? एक एंड फिक्स दूसरा एंड फ्री। सिंपल। यहाँ पे मुझसे पूछा है स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? एल इफेक्टिव डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। इन दिस केस एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एल, जो भी कॉलम का लेंथ होगा एल, तो लैम्डा कैन बी रिटन एज 2l डिवाइड बाय आर। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2l डिवाइड बाय आर। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम इज 0। अब ये देखिए, अब स्लेंडरनेस रेशियो आपका 0 कब होगा? ये तो हमारी सारी बात हो गई कि ठीक है भैया ये वैल्यू होगी एल इफेक्टिव की, ये फलाना फलाना। अब पूछ रहा है मुझसे कि लैम्डा को 0 कर देना। लैम्डा तो होता है आपका एल इफेक्टिव बाय आर, एल इफेक्टिव बाय आर। तो एल इफेक्टिव बाय आर आपका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? ए डिवाइड बाय पी। तो ये तो आपका इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता, मतलब अगर लैम्डा 0 होना है तो क्या चांस है? या तो आपका एल इफेक्टिव 0 हो जाए या फिर आर आपका क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए। तो आर इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका उसके लिए क्या होना पड़ेगा? पैरामीटर को 0 होना पड़ेगा, एंड पैरामीटर 0 इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज एलिमिनेटेड। अब दूसरा ऑप्शन है कि एल इफेक्टिव 0 हो जाए। अब एल इफेक्टिव 0 होने का क्या मतलब है? एल इफेक्टिव 0 कैसे होगा? ओके, अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मेरा एक एंड इस तरीके से है, दोनों एंड मेरे पास हिंज्ड है। फिर मैंने क्या किया? दोनों एंड को फिक्स कर दिया। अगर आप एल इफेक्टिव पे ध्यान देंगे तो एल इफेक्टिव यहाँ पे क्या था? एल था। यहाँ पे एल इफेक्टिव क्या था? एल बाय 2 था। तो यहाँ पे एक्चुअली एल इफेक्टिव का मतलब क्या है? एल इफेक्टिव वो लेंथ होती है जो आपका एक्चुअल में बकल करेगी, जो आपका एक्चुअल में बकल करेगी। इन द केस ऑफ व्हेन बोथ द एंड इज हिंज्ड, इन दैट केस दिस बकलिंग विल टेक्स फ्रॉम द हिंज्ड एंड। तो आपका एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू एल। व्हेन योर बोथ एंड इज फिक्स्ड आपका बकलिंग कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से बकलिंग होता है। इस केस के अंदर जो आपका इफेक्टिव लेंथ निकल के आता है दैट कम्स आउट टू बी एल बाय 2। इसीलिए वो क्या हो गया? उसका इफेक्टिव लेंथ कम हो गया। अब अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं कि मेरे पास सपोज इस तरीके से कॉलम था और मैंने उसको टॉप से बॉटम तक हर पॉइंट पे मैंने क्या किया? उसको सपोर्ट कर दिया। अब क्या इसमें अगर मैंने हर पॉइंट पे सपोर्ट कर दिया तो क्या ये बकल हो पाएगा? ये बकल हो ही नहीं पाएगा, एंड इन दैट केस एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स when the column is supported on all sides throughout its length, the effective length will be equals to 0 and the hence slenderness ratio will also be equals to 0. The correct answer will be option D. समझ में आई कहानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। A 40 centimeter diameter circular timber column is 4 meter long. The slenderness ratio of the column is lambda is equals to L effective by R. R आपका होता है A by P. For circular column, area is pi by 4 d square and perimeter is pi d. तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, डी से एक डी कैंसिल आउट हो गया। दिस बिकम्स डी बाय 4, डी बाय 4। तो डाया क्या है आपका? डाया है आपका 40 सेंटीमीटर, तो 40 डिवाइड बाय 4 दिस बिकम्स 10 सेंटीमीटर्स। लेमडा इज इक्वल्स टू एल इफेक्टिव। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है एंड कंस्ट्रेंट्स, तो आपको एल इफेक्टिव जो गिवन लेंथ है उसके बराबर मानना पड़ेगा। तो 40 डिवाइड बाय
सॉरी 40 मीटर है, इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके डिवाइड बाय 10. स्लैंडरनेस रेशियो विल बी 40 इंटू 100 डिवाइड बाय 10. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया, 400 आ गया. एल इफेक्टिव इज 4 मीटर्स. ओके 4 मीटर्स है, 40 मीटर्स नहीं है, दिस इज 4 मीटर्स. 4 meters, this becomes 40. तो आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो होगा दैट बिकम्स 40. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 40. क्लियर है, सिंपल है. सिंपल आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in order to determine the allowable stress in axial compression, Indian Standard Institution has adopted. Now in axial compression the Indian Standard Institution ने जो है that applied Euler's formula apply किया है for the calculation of allowable stress in the axial compression. So this was question number 5. Question number 6 is a column with highest equivalent length has. अब इसके अंदर 4 ऑप्शन है, हमको चेक करना है कि इक्विवेलेंट लेंथ या फिर इफेक्टिव लेंथ हाईएस्ट किसके अंदर निकल के आएगी. फर्स्ट वन इज बोथ एंड फिक्स. दोनों एंड फिक्स कर दूंगा तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू L/2. बोथ एंड हिंज्ड और पिन जॉइंटेड, इन दैट केस एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू L. वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड entirely free, L effective is equals to 2L. And fourth option is one end fixed, other end hinged, in that case L/√2. तो हमसे क्या पूछा, highest equivalent length is 2L when one end is fixed, other end is entirely free. So the C option will be the correct option. चलिए, next question is question number 7. A column has effective length L when its both end are fixed. What will be the new effective length when if one end become hinged? अब मुझे ये बोला है कि आपके पास effective length when its both end are fixed, both end fix है, तो मेरे पास L effective इसने बोल दिया L. अब मुझे बोल रही है कि एक end आपने hinge कर दिया इस तरीके से, तो आपका effective length क्या होगा. इस केस के अंदर जो आपका इफेक्टिव लेंथ होता था, अगर मैं कॉलम की बात करूं, अगर L है तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता था, L/2. सपोज मैंने इसको बोल दिया L1, ये आपकी L1 है. सो वैल्यू ऑफ L इज इक्वल्स टू L1/2. तो कॉलम का लेंथ कितना है, 2L होगा. अगर वही मेरा L इफेक्टिव जब मेरा एक एंड फिक्स हो गया, दूसरा एंड हिंज हो गया, दैट विल बिकम L1/√2. and L1 is equals to 2L, so 2L divided by √2, this becomes √2L and that is 1.41L. This is a very good language based question, लेकिन इसमें एक गलती यहाँ पे ये कर दी एग्जामिनर ने कि एक ऑप्शन उसने L/√2 का भी रखना था. L/√2 का कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर. so this question becomes relatively predictable कि मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है. लेकिन अगर यहाँ पे अगर एक और ऑप्शन होता that is L/√2, that question would be very good. So the answer will be option C, that is 1.41L. Question number 8. A column with maximum equivalent length has. रिपीटेड है, देखिए आप 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2017 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है. सेम ईयर आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोनों सेशंस के अंदर, आफ्टरनून एंड फॉरनून सेशंस में. तो व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज हिंज्ड, द कॉलम इज हैविंग मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ. क्वेश्चन नंबर 9. अ कॉलम ऑफ लेंथ L, both ends fixed, may be considered as equivalent to a column of length when with both ends hinged. both end hinged कर दिया तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, L effective is equals to L. तो मेरे पास जब both end fix हैं तब क्या हो जाएगा, that is equals to L/2. so L/2 is the correct answer
that is option B. Okay, so question number 10. Question number: a short column of symmetric cross section made of a brittle material is subjected to an eccentric vertical load P at an eccentricity of E. To avoid tensile stress in the short column, the eccentricity E should be less than or equals to. मैंने आपसे बात की थी व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो मैंने आपको एक टर्म डिफाइन किया था वहाँ पे कोर या फिर कर्न, और वहीं पे मैंने आपको बताया था व्हाट इज मिडल फोर्थ रूल, एक था आपका मिडल थर्ड रूल और एक आपका था मिडल फोर्थ रूल, एंड द अदर वन वाज मिडल फोर्थ रूल, मिडल फोर्थ रूल। मैंने आपको बताया था कि कोर और कर्न का क्या मतलब होता है। कोर और कर्न वो एरिया होता है आपका कॉलम के अंदर जिस पर आप लोड लगाएं अगर, तो आपके पूरे कॉलम के अंदर सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास मिडल फोर्थ रूल, उसी करस्पॉन्डिंग मिडल थर्ड रूल एंड मिडल फोर्थ रूल आता था। मिडल थर्ड रूल वाज फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, मतलब अगर आप सेंटर से b/6 सेंटर से b/6 दोनों तरफ इसेंट्रिक हो जाएंगे, दैट इज टोटल b/3, तो आपका जो है टोटल आपका कॉलम के अंदर क्या रहेगा, दैट विल बी कंप्रेशन। इसी तरीके से आपका मिडल थर्ड रूल मिडल फोर्थ रूल था फॉर द केस ऑफ योर सर्कुलर कॉलम्स। सर्कुलर कॉलम के केस में व्हेन योर इसेंट्रिसिटी इज लेस देन d/8 and the total value of the circle is having d/4, in that case the column is under compression whenever load is applied in that particular area, that is called core या फिर कर्व। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन है रेक्टेंगुलर, इन दैट केस द इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू h/6। तो आपकी जो इसेंट्रिसिटी है वो h/6 के अंदर अंदर होनी चाहिए, सच दैट योर whole section will remain under compression and no tension stresses is generated in the columns। समझ में आई कहानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। slenderness ratio of a 5 meter long column hinged at both ends having a circular cross section with diameter 16 centimeter is। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था slenderness ratio for the circle is d/4, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन इज d/4, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, d/4 इज 16/4 दैट इज 4 सेंटीमीटर, एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू L effective डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ आपके पास कॉलम है जिसकी लेंथ है 5 मीटर्स और आपका कॉलम है हिंज्ड एट बोथ एंड। L effective is equals to length of column that is equals to 5 meters or I would say 500 centimeters divided by radius of gyration that is 4 centimeter। यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 125। तो वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो इज 125। क्लियर है यहाँ तक कहानी? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, slenderness ratio of a long column, whether your column is long whether your column is short, slenderness ratio सेम डिफाइन होता है। तो कॉलम का slenderness ratio लॉन्ग कॉलम का बोल के जस्ट कंफ्यूजन करने के लिए बोला गया है, एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज गिवन बाय L effective बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। लीस्ट ही क्यों लेते हैं, ताकि आपका लैम्डा की वैल्यू मेरे पास हाईएस्ट पता लग सके, लैम्डा की हाईएस्ट वैल्यू मुझे पता लग सके फॉर द कैलकुलेशन। दैट मीन्स मेरा लैम्डा जितना ज़्यादा होगा उतनी कम उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, जितना ज़्यादा स्लेंडर होगा उतनी कम उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी। दैट इज वाई वी नीड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो सच दैट वी शुड बी एबल टू डिजाइन द कॉलम फॉर द safest load, that is minimum load that can be applied so that the buckling in any direction is not possible. That is why the value of lambda is taken highest, and that is given by the length of the column divided by the least radius of gyration. Question number 14, equivalent length of a column of length L having one end fixed and other end free। एक आपके पास कॉलम है जिसकी लेंथ L है और एक एंड फिक्स्ड है, अदर एंड
फ्री है तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ इज 2L। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस इसीलिए करवाता हूँ हर क्लास के अंदर, you should understand that these values are directly from the questions, that is concepts that we are discussing, ठीक है, that we are discussing। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट उतने ही हैं, आपको बस उतनी चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस में वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं एज फार एज एसएससी एग्जाम्स इज कंसर्न। मैं सिर्फ एसएससी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। यू कैन सी द क्वेश्चंस, द कंसेप्ट्स आई एम टेलिंग यू, द क्वेश्चंस आई एम टेलिंग यू will be repeated in the next exam also, that is 100% sure। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पक्का वहां पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, the ratio of crippling loads of a column having both end fixed to the column having both end hinged। crippling load means buckling load। हमसे पूछा है कि P1 by P2 जब आपके पास एक के अंदर आपका बोथ एंड फिक्स है, बोथ एंड फिक्स, एंड दूसरा आपका बोथ एंड हिंज्ड, बोथ एंड हिंज्ड। अब डिफरेंस क्या आएगा इसके अंदर, हमारे पास बकलिंग लोड तो मुझे पता है कि पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर होगा। पाई सेम है, कांस्टेंट है, ई सेम है, मटेरियल सेम है, आई सेम है, सेक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है, दैट मीन सेक्शन इज सेम। तो ओनली डिफरेंस विल बी द इफेक्टिव लेंथ। अब जब मेरा बोथ एंड फिक्स है, बोथ एंड फिक्स है, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी P1 बाई P2 की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर। बोथ एंड फिक्स मीन्स L by 2, that is 4 by L square। When both end is hinged, in that case it will be L square। तो आपका जो P1 by P2 आएगा that is equals to 4। That means the carrying load, the load carrying capacity or the buckling load of a fixed column, both end fixed, as compared to when both end is hinged is 4 times। वहाँ पे हमारे पास रेशियो होता है 4 times। Option D is correct। Question 16th is the equivalent length of a column of length L having one end fixed, other end hinged is। वापस वही क्वेश्चन आ गया मेरे पास, that is your L by root 2, L by root। So the correct option is option D, L by root। चलिए, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके बेस्ड ऑन कॉलम्स थे। बाकी क्वेश्चन आपके मोर और लेस रिपीटेड हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें रिपीटेड क्वेश्चन कराने की कोई मतलब नहीं है। दीज आर द क्वेश्चन दैट आर मेनली आस्क्ड इन द योर एसएससी एग्जामिनेशंस, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है, जो मुझे लगता है दैट कैन बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, is about the shape of cross section to the shape of your core or kern। means आपके पास क्रॉस सेक्शन का शेप आपको पता हो, अगर if shape of cross section is given, what will be the shape of core या फिर kern। shape of core, shape of core, ठीक है। now if the shape of your cross section is circular, shape of your core will also be circular। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है, if you have rectangular section, then the shape of core will be rhombus, that will be rhombus। third point is when there is an I section, तो जो आपका core होगा that will also again rhombus। option 4 is when the section is square, then the shape of the core again will be square, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है आपका, अगर होलो क्रॉस सेक्शन हो, होलो सर्कुलर सेक्शन, hollow circular cross section, then again the shape of the core or the kern will be circular। आपके पास जो shape of core या फिर kern आएगा that again will be circular।
ये आपके डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के हिसाब से शेप ऑफ कोर और कर्न की बात हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर कॉलम। इन टुमारोज क्लास व्हाट वी विल डिस्कस इज, कल हम क्या बात करने वाले हैं? कल हम बात करने वाले हैं अबाउट, विल डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ फेलियर्स, स्प्रिंग्स और जो आपके मिसलिनियस टॉपिक्स हैं ऑफ द कॉलम्स। कल आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं। सो टुमारोज क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंक्लूसिव क्लास, मीन्स दैट इज मोर और लेस द फाइनल क्लास ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर बात करेंगे डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी, आपके पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है, उसके मतलब क्या होता है, फिर हम डिफरेंट मेथड्स और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं हर टॉपिक से, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे जैसा हम अभी तक करते आए हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस कंसेप्ट्स आर क्लियर? आई थिंक द एवरी कंसेप्ट आई हैव टॉट इज इम्पॉर्टेंट। तो हर कंसेप्ट आप नोट डाउन करके रखिए, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन बी आस्क्ड, दे आर रिपीटेडली आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स एंड दैट कैन अगेन बी आस्क्ड इन दिस ईयर ऑल्सो। तो मैं आपको जितनी भी क्लास हुई है अगर मैं बताऊं सिंपली, तो यू कैन सिंपली ऑब्जर्व बाई इट योर सेल्फ ऑल्सो। आपको 70 to 80% जो भी क्वेश्चन आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस से, दैट विल बी फ्रॉम दीज क्लासेस, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा घुमा फिराने वाले नहीं है। एसएससी के अंदर बेसिक टू द पॉइंट बात होती है, ऑब्जेक्टिव के अंदर सब्जेक्टिव की बात करेंगे, दैट विल बी अ डिफरेंट केस, दैट विल बी अ डिफरेंट केस। तो कल हम बात करेंगे कंक्लूजन, मिसलिनियस टॉपिक्स, and the remaining topics like springs or theory of failures। तो ये जो आपके 3-4 टॉपिक्स हैं that will be finished tomorrow, that tomorrow will be a longer classes, be prepared for that, revise the concept that I have told already। और कल हम बात करेंगे remaining topics की। is this clear? I hope all the classes are clear। और उसके बाद बात करेंगे, if you like these classes please like this video, press the like button, share with your friends, please share these video with your friends and do subscribe to this channel and ask other friends to come on these channels and motivate us in taking classes। हमारा motivation क्या है? It really gives us motivation when I see that my video is getting so much of likes, so much of views। तो वहाँ पे हमारे को एक motivation मिलता है that yes, that we are doing something that is helpful for students। तो आई होप आप लोग सब इसको लाइक करेंगे, यू विल शेयर दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन दैट इज ऑफ द अपकमिंग क्लासेस। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड लेट्स क्रैक इट।